देखिए कल हम लोग पढ़ लिए थे आनुवांशिक विकार में क्या चीज़, पेडिग्री एनालिसिस देख लिए थे लो ना। वंशावली विश्लेषण जो है वो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो वंशावली विश्लेषण में हम लोगों को बताया गया था अलग अलग संकेतों के बारे में, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखें ये चीज़ जो है ना ऐसे बनाया गया जिसमें कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशबद्ध रहने की अवधारणा जो है वो देखी गई थी। यानी एक परिवार में कोई आनुवांशिक विकार है कि नहीं है, इसका पता हम लोग लगा सकते हैं किसकी सहायता से, बताएं, पीढ़ी विश्लेषण की सहायता से। किसकी सहायता से? पीढ़ी विश्लेषण। इसमें हम लोग जो है अपने फैमिली का क्या बना लेते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं, वंश वृक्ष बना लेते हैं। जैसे ये वृक्ष बनाया गया है, इसमें संकेत किया गया है कि इस जनक की कितनी संतानें हैं, 2 संतानें हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो है ना हम लोगों को दिया गया था, आगे की तरफ जो है 2 ग्राफ दे के हम लोगों को समझाया गया है, ठीक है ना। ये दोनों ग्राफ हम लोग देख रहे होंगे और ये दोनों आनुवांशिक विकारों को दर्शा रहे हैं। जैसे मान के चलें यहाँ पे ये F1 पीढ़ी है, इनकी F1 पीढ़ी या जनक पीढ़ी इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी, ठीक है ना। तो जनकों में हम लोग देख रहे हैं दो जनक जो है दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये इनकी कौन सी पीढ़ी है बताएं, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन हो गया। और ये इनकी कौन सी पीढ़ी है बताएं, F2 पीढ़ी है, ये F2 जनरेशन है, समझ में आया ना। और ये इनकी कौन सी पीढ़ी है, कौन सा है, F2 ही है, बिल्कुल F2 पीढ़ी है ये, F3 नहीं बता देंगे हम लोग भूल से। ये कौन सी पीढ़ी है, F2। यहाँ जगह नहीं बचा है इसलिए इनको जो है थोड़ा लंबे लाइन से दिखाया गया, क्योंकि देखें इस F1 जनरेशन की ही संतानें हैं ये, तो ये भी हमारा F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन हो गया और ये क्या हो गया, जनक हो गया। इसमें पहचानने के लिए आता है, बताइए कौन सा अलिंगी गुणसूत्र वाला और प्रभावी विशेषक वाला क्या है, आनुवांशिक विकार है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पहचाननी होती है, एक अलिंगी और लिंगी और दूसरा प्रभावी और क्या चीज़, अप्रभावी। जैसे देखें यहाँ पे एक ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये किसका है, अलिंगी प्रभावी का है। किसका चार्ट है ये, अलिंगी प्रभावी का। और ये जो दूसरा वाला दिया है ना, ये किसका है, अलिंगी अप्रभावी का। किसका दिया हुआ है चार्ट, अलिंगी अप्रभावी का जो है चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखें अलिंगी और क्या चीज़, यहाँ देखें अप्रभावी, देख रहे हैं ना। अलिंगी अप्रभावी का जो है ग्राफ सेकेंड वाला है। सेकेंड वाले में ये कौन सी पीढ़ी हो गई बताएं, ये जनक पीढ़ी हो गई, पेरेंटल जनरेशन। और ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़, F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। और फिर उसके बाद ये देख रहे हैं हम लोग क्या चीज़, F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन हो गया। तो ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन अलिंगी है, प्रभावी है, और कौन अलिंगी है, अप्रभावी है। ये पहचानने का तरीका हमारे पास क्या होता है बताएं। इसको हम लोग समझे थे कि प्रभावी और अप्रभावी में एक चीज़ हम लोगों को मिल जाता है। देखें इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। प्रभावी जो है वो किसको कहेंगे हम लोग, प्रभावी उसको कहेंगे जिसमें हम लोगों को जनरेशन गैप नहीं मिलता है, जनरेशन गैप नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जनरेशन गैप नहीं होगा। अर्थात जनकों में भी आनुवांशिक विकार होंगे, F1 पीढ़ी में भी आनुवांशिक विकार होगा और F2 पीढ़ी में भी आनुवांशिक विकार होंगे। कोई भी पीढ़ी खाली नहीं जाएगी, कोई भी पीढ़ी अगर खाली नहीं है। जैसे देखें हम लोग यहाँ पे ये जनक जो है उसमें कौन, मादा जो है ना वो क्या है, प्रभावी है। मादा जनक जो है ये क्या है, प्रभावी है। प्रभावी को होने का मतलब हो गया कि इसको कोई ना कोई आनुवांशिक विकार है, इसको आनुवांशिक विकार है। और ये जो F1 जनरेशन देख रहे हैं हम लोग, F1 जनरेशन में आनुवांशिक विकार है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये जो F2 जनरेशन देख रहे हैं इसमें है कि नहीं है। F2 जनरेशन की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितने जीव हम लोग लेंगे, 6। तो इन 6 जीवों में हम लोग देखेंगे कि कोई आनुवांशिक विकार से पीड़ित है या नहीं है, समझ में आया ना। तो यहाँ जनक पीढ़ी में हम लोग देख रहे हैं पीड़ित है, F1 पीढ़ी में भी देख रहे हैं, इसमें भी दो संतानें क्या हैं, पीड़ित है, एक नर और एक क्या चीज़, मादा। और F2 जनरेशन में भी देख रहे हैं पीड़ित है। तो जब कोई जनरेशन खाली नहीं रहा, जनरेशन गैप नहीं मिला, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्रभावी कहेंगे। इस बात को याद रखेंगे। और अप्रभावी किसको कहेंगे बताएं, अप्रभावी किसको कहा जाएगा, अप्रभावी कहा जाएगा जिसमें जनरेशन गैप मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। जनरेशन गैप जिसमें मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग बताएं, अप्रभावी कहेंगे। जैसे यहाँ देखें अब हम लोग
या जनकों में क्या आनुवांशिक विकार है? नहीं है, जनकों में आनुवांशिक विकार नहीं है। अगर नहीं रंगा गया है, इसको नहीं कलर किया गया है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखें कलर कर दिया गया है, तो इसको क्या समझेंगे? पीड़ित संतानें हैं। यहाँ कितनी पीड़ित संतानें हैं? टोटल संतानें कितनी है? टोटल संतानें 1 2 3 4 5। कितनी संतानें हैं? 5 संतानें हैं। ये जो है किसी और फैमिली का है, समझ में आ रहा है ना? ये किसी और फैमिली का है। वो दिखाया गया है कि बस इनकी शादी होती है और फिर इनसे जो है बच्चे होंगे, तो इसमें भी पीड़ित संतानें दिख रही है। तो जनक पीढ़ी में आनुवांशिक विकार नहीं है। F1 पीढ़ी में आनुवांशिक विकार है और F2 पीढ़ी में भी आनुवांशिक विकार है। तो एक पीढ़ी तो देख रहे हैं ना खाली चला गया है। तो एक पीढ़ी खाली चला गया है यानी जनरेशन गैप मिला है, और जनरेशन गैप मिलेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी। तो प्रभावी और अप्रभावी कैसे पहचानते हैं? कंफर्म हो गया ना? अगर कोई भी पीढ़ी खाली जाती है, अगर आनुवांशिक विकार उसमें नहीं मिलता है, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी कहेंगे। लेकिन कोई भी पीढ़ी खाली नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रभावी कहेंगे। एक और चीज़ देखें, अब बात आती है लिंगी की और अलिंगी की, ठीक है ना? लिंगी और अलिंगी ये विकार हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि कल हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, ठीक है ना, किसके बारे में? कि जो पुरुष होते हैं, समझ में आया ना? पुरुष यानी पिता, पिता का प्रभाव जो है वो किस पे पड़ता है बताएं? पुत्री पे। और माता का प्रभाव किस पे पड़ता है? पुत्र पे पड़ता है। यहाँ देखें कौन प्रभावित है? माता प्रभावित है। तो माता प्रभावित है तो माता का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए? बेटे पे। माता का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए? बेटे पे। ये क्रिस क्रॉस पैटर्न चलता है यहाँ। देखिए क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है, एक बार लिख देते हैं फिर से। जो फादर हैं, ठीक है ना, फादर हैं, इनका प्रभाव किस पे पड़ता है बताएं? डॉटर पे, ठीक है ना? फादर का प्रभाव किस पे पड़ेगा? डॉटर पे। और जो मदर है, मदर का प्रभाव जो है वो किस पे पड़ेगा बताएं? मदर का प्रभाव जो है वो सन पे पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। अगर पिताजी अफेक्टेड हैं तो पिताजी का प्रभाव किस में देखने को मिलेगा? बेटी में। और अगर माँ प्रभावित हैं तो माँ का प्रभाव किस में देखने को मिलेगा? बेटे में। समझ में आया ना? तो इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न चलता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं माता जो है वो प्रभावित है, तो माता का प्रभाव किस में देखने को मिलना चाहिए? बेटे में। लेकिन यहाँ देख रहे हैं बेटी भी क्या हो गई है? प्रभावित हो गई है। बेटी को भी आनुवांशिक विकार है। तो अगर इस तरह का दिखता है कि एक ही जनरेशन में पुत्र और पुत्री दोनों प्रभावी हैं, तो उसको हम लोग अलिंगी कहेंगे। एक ही जनरेशन में, समझ में आया ना? एक ही पीढ़ी में कौन कौन बताएं? एक ही पीढ़ी में पुत्र, समझ में आया ना? और कौन? पुत्री, ठीक है ना? दोनों प्रभावी। पुत्र और पुत्री दोनों क्या हो गए बताएं? दोनों प्रभावी हो गए, ठीक है ना? पुत्र और पुत्री जो है दोनों क्या हो गए? प्रभावी हो गए। तो दोनों अगर प्रभावी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब फिर हम लोग उसको कहेंगे क्या चीज़? अलिंगी प्रकार का। और लिंगी किसको कहेंगे? जिसके एक जनरेशन में या तो पुत्र जो है वो उस पर प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है, या फिर किस पे देखने को मिला है? पुत्री पे। और वो निर्भर करता है उनके जनकों पे। जैसे यहाँ देखें, यहाँ माँ प्रभावी है ना, माँ प्रभावी है, फिर से कौन प्रभावी हो गई है यहाँ? बेटी। तो माँ प्रभावी है तो बेटी होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग अलिंगी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? अलिंगी को ऐसे ही पहचाना जाता है। अगर यहाँ माँ प्रभावी है, बेटी ठीक ठाक होती और बेटे प्रभावित होते ना, तब हम लोग उसको क्या कहते बताएं? लिंगी कहते। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलता है। किन में बताएं? इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़े होंगे। हीमोफीलिया का उदाहरण जो है हम लोगों को कौन सी? महारानी विक्टोरिया। नाम सुने हैं ना हम लोग? इंग्लैंड की फॉर्मर क्वीन थी ये, इंग्लैंड की महारानी थी ये, ठीक है ना? तो इस इंग्लैंड की महारानी को कौन सा रोग था बताएं? क्या ये रोगी थी या वाहक थी? वाहक थी। समझ में आया ना? ये महारानी विक्टोरिया है और ये वाहक थी। हीमोफीलिया रोग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज़ कहा जाता है। अगर कहीं भी कट गया तो ऐसे दबाएंगे हम लोग, खून बंद नहीं होगा। कितना देर तक बंद नहीं होगा? पूरा 24 घंटा तक। आधा घंटा से 24 घंटा तक। हो सकता है कि कहीं भी कटने पे आधा घंटा तक दबाए रहना पड़े, आधे घंटे में खून बंद हो जाए। या ये भी पॉसिबल है कि 24 घंटा तक दबाए रहने के बाद भी खून बंद ना हो। समझ में आया ना? तब तक जो है पूरा ब्लड निकल जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ है ये,
ठीक है ना, और उससे पीड़ित थी ये, तो उससे पीड़ित थी। जरा देखते हैं इसके बच्चों में जो है क्या प्रभाव देखने को मिला, उसको हम लोग जो है उसका क्रिस क्रॉस पैटर्न एक बार बना के चेक करते हैं हम लोग। ये जो महिला थी ये क्या थी बताए, प्रभावी या अप्रभावी या वाहक? वाहक थी, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि इसकी शादी जो है ना वो एक सामान्य नर से हुई। किससे हुई है? सामान्य नर से। तो सामान्य नर के पास गुणसूत्र जो होंगे वो कौन होंगे? एक्स वाई होंगे, ठीक है ना। सामान्य नर के पास कौन से गुणसूत्र? एक्स वाई। और ये जो थी ये क्या थी बताएं? ये वाहक मादा थी। क्या थी ये? वाहक मादा। वाहक मादा के पास अगर गुणसूत्र पूछा जाए तो वो हम लोग बताते हैं, देखें मादा के पास तो एक्स एक्स होता ही है, लेकिन ये किस बीमारी से पीड़ित थी? हीमोफीलिया से। तो इस पे एच लगा देंगे हम लोग, और एच एक ही को एक्स पे लगाएंगे। एक ही एक्स पे कब लगाएंगे? जब वो वाहक होगी। और वही यहाँ पे लिख देगा पीड़ित, तो पीड़ित की स्थिति में दोनों पे हम लोग एच लगा देंगे। सामान्य नर हो गया। सामान्य नर की शादी जो है किससे हुई है? वाहक मादा से। तो अब इनकी संतानें कैसी होंगी ये हम लोगों को देखना है। तो इनकी संतानों में ये हो गया एक्स और एक्स एच, समझ में आया ना। ये वाला एक्स अगर इससे मिलेगा तो एक्स और एक्स एच आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो मादा हुई है ये कैसी हुई है बताएं? वाहक मादा हुई है। कैसी मादा हुई है? वाहक मादा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग एक और, अगर इस वाले एक्स को इस वाले एक्स से मिलाते हैं तो एक्स 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 का मतलब क्या हो गया? ये सामान्य मादा हो गई। क्या हो गई? ये सामान्य मादा हो गई, समझ में आया ना। और फिर इसके बाद जो है देखें हम लोग, अगर इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों को, तो ये हो गया एक्स एच वाई। एक्स एच क्या चीज़? वाई। तो एक्स एच वाई को हम लोग क्या लिखेंगे? पीड़ित नर लिखेंगे। यहाँ गलती नहीं करेंगे हम लोग। नर जो है वो पीड़ित होते हैं या सामान्य होते हैं, वो वाहक नहीं होते हैं। नर जो है वाहक नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएगा बताएं? ये पीड़ित नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पीड़ित नर, ठीक है ना। और उसी तरह अंतिम हम लोग देख लें, ये अगर y मिल गया इस x से तो एक्स वाई, और इस एक्स वाई का मतलब कैसा नर हो गया? सामान्य नर। तो इस रानी के जो बेटे हुए ना, इस रानी के जो बेटे हुए वो सब के सब क्या हुए होंगे बताएं? पीड़ित। कभी कभी चांस हुआ होगा कि ये सामान्य बेटे भी पैदा हुए होंगे, ठीक है ना। 25% चांस है कि इसको सामान्य बेटे होंगे, 25% चांस है कि इसको पीड़ित बेटे होंगे। लेकिन इसकी जो मादाएं मतलब इसकी जो बेटियां होंगी वो बेटियां क्या हो सकती हैं? या तो सामान्य हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती हैं? वाहक हो सकती हैं। तो इसके कई जनरेशन तक जो है ये बीमारी चली थी, समझ में आया ना। ये बीमारी जो है इसके परपोते तक गई थी। जारेविच एलेक्सिस नाम था उनका। तो जारेविच एलेक्सिस तक जो है ये बीमारी गई थी इससे, ठीक है ना। किससे? रानी विक्टोरिया से। तो इसको हम लोग जो है समझ गए कि नहीं बताएं? अलिंगी, अप्रभावी, लिंगी और प्रभावी, ये समझ गए हम लोग। अगर ऐसा चार्ट बना के दिया जाए हम लोग बता पाएंगे ना। चार्ट बना के दिया जाए, पहचानने के लिए कहा जाए कि बताइए ये लिंगी है या अलिंगी है, पहचान पाएंगे? जिसमें एक ही पीढ़ी में, जैसे यहाँ मादा प्रभावित है तो मादा से कौन प्रभावित दिखे? अगर नर, ठीक है ना। मादाएं सब सामान्य दिखे तो हम लोग उसको क्या बताएंगे? लिंगी। अगर जो है एक ही पीढ़ी में नर और मादा दोनों प्रभावित हैं तो उसको क्या कहेंगे? अलिंगी। और कोई जनरेशन अगर खाली नहीं है तो क्या बताएंगे? प्रभावी। और अगर कहीं पे भी जनरेशन गैप मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी कहेंगे। ये पहचानना बहुत आसान है। और ये ध्यान रखें, हम लोग ग्रेजुएशन में भी पूछेगा। जो लोग ग्रेजुएशन करेंगे अपना जूलॉजी से उनको ये चीज़ मिलने वाला है, और वहाँ भी सेम कंडीशन पढ़ना है हम लोगों को, सेम कंडीशन पढ़ना है। तो इसको याद रखेंगे कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो मेंडलीय विकारों को आज हम लोग देखते हैं। कल ये पढ़ लिए थे ना, उत्परिवर्तन पढ़ लिए थे ना। उत्परिवर्तन जो है कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग मेंडलीय विकार देखते हैं। मेंडलीय विकार में सबसे पहले देखें हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है किसका किसका। ये देखें, मेंडलीय विकारों का नाम पूछा जाए हमसे, क्या क्या नाम बताएंगे बताएं? मेंडलीय विकारों का नाम हम लोग बता देंगे। हीमोफीलिया, समझ में आया ना। अभी हीमोफीलिया का जिक्र हम लोग किए कि नहीं? हीमोफीलिया में क्या होता है बताएं? रक्त जो है कहीं भी अगर कट गया तो रक्त का थक्का बनने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये किसी व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगला बीमारी कौन हो जाएगा बताएं? सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। कौन हो गया बताएं? सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना। एक और हो गया सिकल सेल अनीमिया।
सिकल सेल अनीमिया, ठीक है ना, दात्र कोशिका अरक्तता। एक और हो गया वर्णांधता, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, आदमी को कौन रंग नहीं दिखाई देगा, लाल और हरा। इस वाले रोग में व्यक्ति को लाल और हरा रंग पहचान में नहीं आता है, और ऐसे लोगों को क्या इनका डीएल इशू करेंगे हम लोग, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे इनका, नहीं बनवाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिए, पता चला रेड सिग्नल हुआ है, पार कर दिया, चालान कट गया, जाके ठोक दिया कहीं, समझ में आया ना। फिनाइल केटोन्यूरिया, फिनाइल केटोन्यूरिया इसमें जो है हम लोगों के शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, वो एंजाइम बनता ही नहीं है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, मानसिक मंदन, बालों का कम होना, और फिर क्या चीज़, त्वचा, त्वचा का रंग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाना, सफ़ेद हो जाना, ये सब इसका लक्षण था, ठीक है ना। और फिर एक और कौन है बताएं, थैलेसीमिया है। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार का अर्थ हो गया ना कि इसमें मेंडल के सारे नियम जो है वो दिखाई देते हैं, मेंडल ने जितने नियम बताए थे आनुवांशिकता के, वो सभी नियम इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मेंडलीय विकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंडलीय विकार। अब एक चीज़ और ध्यान रखें हम लोग, जिन रोगों के, इसमें से कुछ हैं जो अलिंगी रोग हैं, कुछ रोग हैं जो लिंगी रोग है। अब जैसे हम लोग बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया का जो जीन होता है ना, हीमोफीलिया का जीन जो है वो किस पे होता है बताएं, एक्स गुणसूत्र पर होता है। किस पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर। किसका किसका, एक हीमोफीलिया का और एक वर्णांधता का, बिल्कुल, एक हीमोफीलिया का और एक किसका, वर्णांधता। इन दोनों के जीन किस पर होते हैं बताएं, एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, ठीक है ना। जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें, दात्र कोशिका अरक्तता की बात करें, फिनाइल केटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, तो ये अलिंग गुणसूत्रों पर रहते हैं। अलिंग गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 22 जोड़ी, यानी 44 होती है। तो 44 जो है वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 44 में से किसी पर भी इनके जीन उपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें एक बार कैटेगरी हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए इसमें से एक्स संलग्न रोग कौन है, तो एक्स संलग्न रोग हम लोग कौन कौन बताएंगे, दो बताएंगे, एक हीमोफीलिया बता देंगे और एक क्या बताएंगे, वर्णांधता। ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स संलग्न रोग, ठीक है ना। और जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, फिनाइल केटोन्यूरिया हो गया, ये सभी क्या हैं, अलिंग गुणसूत्रों पर होने वाले, मतलब उपस्थित होने वाले जो है ये आनुवांशिक विकार हैं, ठीक है ना। तो इन आनुवांशिक विकारों का हम लोग जो है नाम याद रखेंगे, ठीक है। इन आनुवांशिक विकारों में सबसे पहले हम लोगों को डिस्कशन कराया गया है किसका, देखें, हीमोफीलिया का। किसका नाम दिया गया है, हीमोफीलिया। अभी हम लोगों को पता चला है कि ये कैसी बीमारी है बताएं, ये एक्स संलग्न रोग है, ठीक है ना। और लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न में भी जो है एक्स संलग्न, यानी वाई पे इसका जीन नहीं होता है, वाई गुणसूत्र पे इसका जीन नहीं होता है, इसका जीन किस पे होता है, एक्स गुणसूत्र पे होता है। अगर ये रोग किसी को हो गया तो छोटी सी भी चोट लगती है ना शरीर को, ठीक है ना, रुधिर का निकलना बंद ही नहीं होता है। इस रोग में क्या होगा बताएं, अगर छोटा सा भी चोट लग गया खून बहना बंद नहीं होगा, ठीक है ना। और मात्र जो है ये एक एकल प्रोटीन, एक प्रोटीन श्रृंखला के अंश मात्र से होता है। एक प्रोटीन है, नाम है उसका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे शरीर में बन नहीं पाता है। जब इस जीन में चेंज आएगा, ठीक है ना, हीमोफीलिया वाले जीन में बदलाव आएगा, तो हमारे शरीर में एक प्रोटीन नहीं बन पाता है। कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन ही रक्त का थक्का बनवाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। तो जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा, रक्त का थक्का भी नहीं बनेगा और खून का निकलना बंद नहीं होगा। ध्यान रखें, विषम युग्मजी नारी वाहक से यह रोग किस में आता है, पुत्र में जाता है। अभी हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल देखे थे ना, वो विषम युग्मजी थी। विषम युग्मजी का मतलब क्या, देखें, इस तरह का अगर कंडीशन होगा तो इसको विषम युग्मजी कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर इस तरह की कंडीशन होगी, इस तरह की, तो इसको समयुग्मजी कहेंगे। अर्थात जब समयुग्मजी की स्थिति आएगी ना, तो ये नर मादा कुछ भी नहीं पहचानेगा, दोनों को होगा। समझ में आ रहा है ना। नर तो एकदम पीड़ित होंगे, मादाएं जो है वो वाहक भी हो सकती हैं और पीड़ित भी हो सकती हैं।
कम से कम तो वाहक जरूर होंगी, सामान्य मादा होने का चांस नहीं है। एक बार क्रॉस करा के हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं एक बार क्रॉस करा के इसको। मान के चलें कि एक पीड़ित मादा है, समझ में आया ना, और उस पीड़ित मादा की शादी जो है वो किससे हो जाती है, सामान्य नर से। पीड़ित मादा हो गई और पीड़ित मादा के पास कौन कौन सा गुणसूत्र होगा, XH XH, ठीक है, और इसकी शादी हो गई एकदम सामान्य नर से। नर जो है ठीक ठाक है, समझ में आया ना, सामान्य क्या चीज़, नर। अब बताएं इनके बेटे बेटियां जो है कैसे होंगे, इनके बेटे बेटियां कैसे होंगे, XH जब मिलेगा X से तो XH X हो जाएगा, समझ में आया ना। XH X का मतलब क्या हो गया, वाहक मादा हो गई है, क्या हो गई ये, वाहक मादा। फिर XH ये मिलेगा Y से, तो XH मिलेगा Y से तो XY XHY हो गया। और ये क्या है, XHY क्या है, पीड़ित नर है, क्या है ये, पीड़ित नर। उसके बाद हम लोग देखें एक और चीज़, XH मिल गया X से तो XH X ये फिर से क्या बन गई, वाहक मादा बन गई, ठीक है ना। और अगर ये XH मिल गया Y से तो XHY, XHY का मतलब क्या हो गया, पीड़ित नर। पीड़ित नर, कभी भी नर जो है ना वो वाहक नहीं होते हैं, नर क्या होते हैं, या तो सामान्य होंगे या फिर क्या होंगे, पीड़ित होंगे। नर जो है वो या तो सामान्य होंगे या फिर पीड़ित होंगे। तो पीड़ित नर यहाँ भी बन रहा है और पीड़ित नर यहाँ भी बन रहा है, यानी 50% चांस है कि ऐसी मादा के बेटे जो होंगे वो एकदम पीड़ित होंगे, 50% चांस है, ठीक है ना। और जो मादाएं होंगी, ठीक है ना, मादाएं कैसी होंगी बताएं, वो वाहक होंगी। सामान्य मादा होने का कहीं से कोई चांस नहीं है, सामान्य मादा नहीं हो सकती है ऐसे कंडीशन में। तो अगर मादा पीड़ित हुई तो वो दोनों को जो है प्रभावित करेगी, बेटे को भी और किसको, बेटी को भी। लेकिन यही है कि बेटियां जो है ना वो वाहक होंगी। वाहक होने का मतलब कि उनमें लक्षण नहीं आएगा, लक्षण जो है इनमें नहीं दिखेगा, लेकिन इनके बच्चों में वो लक्षण दिख सकता है, और वो भी इनके बेटों में, इनके बेटों में वो लक्षण दिखेगा, इनकी बेटियों में नहीं दिखेगा। इनकी बेटियां हो सकता है कि वाहक हो जाए या सामान्य हो जाए। तो इस तरह से जो है ना क्या होता है, स्थानांतरण होता है हीमोफीलिया रोग का। हीमोफीलिया रोग जो है ऐसे ही फैलता है। तो हम लोग देखें विषम युग्मजी नारी जो है वो किसको प्रभावित करेगी, बेटों को, विषम युग्मजी नारी। और ये देखें हम लोग बताया गया है ना कि माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होना आवश्यक है। किसके लिए, जब सारे बेटे चाहिए हम लोगों को पीड़ित। सारे बेटे अगर पीड़ित हो गए ना तो कम से कम मादा जो है वो वाहक होनी चाहिए और पिता जो है वो क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए। तभी सारी संतानें जो है वो क्या होंगी, हीमोफिलिक होंगी। ये देखें यहाँ पे नाम भी लिखा है उसका। अगर हम लोग इनका वंशावली उठा के देखें तो इनके वंशावली में जो है अनेक पीढ़ी तक बता रहे हैं ना, इनके पर पोते जो थे ना, इनके पर पोते जारेविच एलेक्सिस, उन तक ये बीमारी गई थी और उसके बाद जो है समाप्त हुई थी इनके जनरेशन में। मतलब 2-3 जनरेशन तो चली ही गई थी आराम से, समझ में आया ना। तो अगला डिजीज़ हम लोगों को कौन सा दिखाया गया है बताएं, वर्णांधता। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये जैसे हीमोफीलिया था वैसे ही वर्णांधता भी है। वर्णांधता का जो इनहेरिटेंस है, इसकी वंशागति है, वो भी उसी तरीके से होती है जैसे हीमोफीलिया की है। मान के चलें कि एक मादा जो है ना वो वर्णांध है। कैसी मादा है, वर्णांध मादा। वर्णांध मादा को क्या होगा बताएं, लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देगा। तो वर्णांध मादा के पास कौन से जीन होंगे बताएं, XC। इस बीमारी को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, ये इसको हम लोग C से सूचित कर देते हैं यहाँ पे। तो XC ये वर्णांध मादा हो गई और उसके साथ जो है एक हम लोग रखते हैं किसको, सामान्य नर को। तो देखते हैं जरा कैसी संतानें उत्पन्न होती है। सामान्य नर XY हो गया। तो अब जरा देखें इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो XCX का मतलब क्या हो गया, वाहक मादा। समझ में आ रहा है ना, वाहक मादा, ठीक है। अगर हम लोग इसको मिला दिए XCY तो XCY मतलब क्या हो गया, अब ये पीड़ित नर हो गया। क्या हो गया, ये पीड़ित नर हो गया। लेकिन एक और चीज़ देखें हम लोग, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो XCX हो जाएगा, यानी ये क्या है बताएं, ये फिर से वाहक मादा हो गया, वाहक मादा, ठीक है ना। और लास्ट वाला हम लोग मैच कराएं इन दोनों को तो XCY हो गया। और XCY का मतलब क्या हो गया बताएं,
एक्स सी वाई का मतलब हो गया पीड़ित नर। क्या हो जाएगा ये? पीड़ित नर हो जाएगा। तो यहाँ भी चांस कितना है? सेम अभी अभी जो हम लोग बनाए थे उसी के जैसा ये भी बन रहा है। वाहक मादा कितनी हो सकती है? 50%। और पीड़ित नर कितना हो सकते हैं? 50%। यानी ऐसे ऐसे दंपतियों के जितने बेटे होंगे वो सब क्या होंगे? पीड़ित होंगे। और जितनी बेटियां होंगी वो क्या होंगी? वाहक होंगी। इस तरह से हम लोग जो है वंशागति करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बताइए कि एक वर्णांध मादा की शादी जो है सामान्य नर से हो जाती है, वो हीमोफिलिक है, ठीक है ना, या हीमोफिलिक नहीं, कलर ब्लाइंडेड है, वर्णांध मादा है और उसकी शादी किससे हो गई है? सामान्य नर से। बताएं उनकी संतानें कैसी होंगी? तो हम लोग इस तरीके से रे डायग्राम बना के दिखाएंगे और तब बताएंगे कि उनकी संतानें जो है कैसी कैसी हो सकती है। यहाँ पे क्या चांस बनेगा बताएं? 50% पीड़ित नर होने का और 50% वाहक मादा होने का, ठीक है ना। तो ये भी जो जीन होते हैं ना, किस वाले गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। लगभग 8% पुरुषों और मात्र 4% भी नहीं, 0.4%, ठीक है ना, नारियों में यह विकार पाया जाता है। यानी ज्यादा किस में है? कारण क्या है? देख रहे हैं हम लोग, कारण क्या है? क्योंकि ये एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और एक्स गुणसूत्र किन में होते हैं? मादाओं में होते हैं। अगर एक भी एक्स गुणसूत्र चला गया नर में इनका, तो फिर जो है नर की जो है कहानी खत्म। एक्स सी वाई हो जाएगा। एक्स सी वाई का मतलब अब वो क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र पर जो है ये देखें, लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होना इस रोग का मुख्य कारण है, ठीक है ना। मुख्य कारण जो है यही है। तो ये भी जो है कैसा रोग है बताएं हम लोग? एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। एक्स संलग्न कैसा रोग है? अप्रभावी, ठीक है ना, अप्रभावी रोग है। एक्स संलग्न क्या है? अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब समझ रहे हैं ना, जनरेशन गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर इनका पेडिग्री हम लोग बनाते हैं, इनकी वंशावली बनाते हैं, तो इनके वंशावली में हम लोगों को जनरेशन गैप मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा रोग बताएं? कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस दोनों से क्वेश्चन आता है। अभी जितनी बात हम लोग देख लिए हैं उसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चले आगे, आप एक और इम्पॉर्टेंट, कौन? सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया हम लोग किसको बोलते हैं बताएं? सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया को हम लोग बाई फिगर देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोगों को फिगर दिखाया गया है और इससे जो है हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस प्रकार का रोग है। यहीं से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। सिकल सेल अनीमिया को यहीं से हम लोग समझते हैं। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि व्यक्ति का जो आरबीसी है, ये देखें हम लोग, आरबीसी का शेप कैसा होता है बताएं? आरबीसी का शेप जो है वो गोलाकार होता है, समझ में आया ना, गोलाकार होता है और बीच में धंसा हुआ होता है, बाई कनकेव होता है, बाई कनकेव। लेकिन जब एक व्यक्ति को सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा उसका सारा आरबीसी इस शेप का हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक एक जो आरबीसी होता है ना, ये कम से कम 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेके ढोता है। कितने ऑक्सीजन अणुओं को ढोता है? 4। आरबीसी का इतना ही काम है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन के अणुओं को ढोएगा, भोजन के अणुओं को ढोएगा। तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ढोना जो है ये आरबीसी का मुख्य काम है। एक आरबीसी कितने ऑक्सीजन अणु को ढोता है? हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा किन कणों की संख्या होती है? आरबीसी की। आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जो है इसका शेप चेंज हो गया, इसका शेप ऐसा हो गया, तो हो सकता है अब ये 4 के बदले कितना ढोले? मात्र 2 ही ढोले या 1 भी ढोले। समझ में आया ना? कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 1, मतलब 4 तो नहीं कैरी करेगा। 4 जो है ऑक्सीजन के अणुओं को अब नहीं ढोएगा ये। तो ऐसी बीमारी होती क्यों है? क्यों होती है ये? कल हम लोगों ने डीएनए का एक अनुक्रम बना के देखा था, देखे थे ना। तो ये जो सामान्य जीन हमारा होना चाहिए आरबीसी को बनाने के लिए, वो इस प्रकार का होना चाहिए। यानी उस पर क्या जुड़ा होना चाहिए? सी, उस पर जुड़ा होना चाहिए टी, उस पर जुड़ा होना चाहिए क्या चीज़? जी, उस पर जुड़ा होना चाहिए ए, और फिर क्या चीज़? जी। इस तरीके से दिखना चाहिए। ये सामान्य जीन है, समझ में आ रहा है ना। अब जरा बताएं, सामान्य जीन का जो पेयर बनेगा, कल हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे, बताएं सी के साथ कौन जुड़ेगा? जी। टी के साथ ए, और सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, और जी के साथ सी। देख रहे हैं ना।
यानी यहाँ पे आना चाहिए GAG और CTC, ठीक है ना। CTC और GAG के बदले GAG और क्या आना चाहिए, CTC आना चाहिए। देखें ये CTC के साथ कौन जुड़ा होना चाहिए, GAG होना चाहिए, GAG होना चाहिए, तब हम लोग इसको सामान्य HbA जीन कहेंगे, ठीक है ना। सामान्य जो है ये हीमोग्लोबिन का जीन है। लेकिन जब सिकल सेल अनीमिया हो जाता है थोड़ा सा बदलाव होगा मात्र। कल पढ़े थे हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन में मात्र एक बिंदु बदल जाता है, किस पे, हमारे DNA पे। देखें होता क्या है, ये जो CTC है, ये जो CTC है, CTC के बदले कौन हो जाता है बताएं, CAC। मात्र क्या बदल गया है बताएं, T के बदले क्या हो गया है, A हो गया है। और बाकी एक और देखें हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया है, GTG, क्या हो गया है, यानी यहाँ का जो T है ना, यहाँ का जो T है वो उड़ के कहाँ चला गया है बताएं, यहाँ का T उड़ के चला गया है यहाँ पे, समझ में आया ना। और यहाँ का A उड़ के आ गया है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये दोनों अपना स्थान बदल लिए हैं। तो ये अगर स्थान बदला ना, ये ऐसा चीज़ है कि इसमें पार्टी बदला तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये CAC और GTG जो हो जाता है ना, अब उसके चलते देखें बदलाव कैसा होता है। इसका जो पेयर बनेगा, इसका जो पेयर बनेगा उसमें क्या रहेगा, कौन कौन सा बताएं। C के साथ किसको जोड़ दें, A के साथ T को, C के साथ G के साथ C और T के साथ A, G के साथ C। G और C के बीच में कौन सा बंधन होता है, ट्रिपल या डबल, ट्रिपल बॉन्ड होता है। A और T के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब एक बात देखें हम लोग, यहाँ पे जो नॉर्मल जीन था, नॉर्मल जीन में क्या आया था बताएं, GAG। और अब जो हो गया है हम लोगों का सिकल सेल वाला जीन, इसको HbS जीन कहते हैं। HbS क्या कहा जाता है, HbS जीन। तो HbS जीन का मतलब हो गया कि अब यहाँ पे GAG के बदले क्या हो जाएगा बताएं, GTG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GTG हो जाएगा। और ये चूंकि RNA पे रखना है, तो RNA पे जब हम लोग रखते हैं ना, तो RNA पे जो है हम लोग जानते हैं T नहीं आता है, T के बदले क्या कर देते हैं, U कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा सुधार कर देंगे, यहाँ भी G तो रहेगा लेकिन इसके बाद क्या रह जाएगा, U रह जाएगा। ये बात हम लोगों को मालूम है ना। DNA में कौन होता है, T, और RNA में U होता है, RNA में U होता है। तो देखिए GAG के बदले क्या हो गया है बताएं, GUG हो गया है, देख रहे हैं ना। अब फिर पूछेंगे हम लोग कि सर GAG के बदले GUG हो जाने से क्या होगा। तो GAG जो है ना, ये कोड करता है कौन से अमीनो अम्ल को, ग्लूटामिक अम्ल को, ठीक है। और ये जो GUG है ये कोड करता है वैलिन को। किसको कोड करता है, वैलिन। ये सारे अमीनो एसिड हैं और ये अमीनो एसिड मिल के हमारा RBC बनाते हैं। तो इसका एक 7 अनुक्रम हम लोगों को दिया है, शुरुआत से 7 अनुक्रम दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे कौन होना चाहिए, वैलिन, सेकंड नंबर पे हिस्टिडीन, और थर्ड नंबर ल्यूसीन, फोर्थ नंबर थ्रियोनिन, ठीक है ना, और फिफ्थ नंबर प्रोलीन। सबका आधा अधूरा नाम दिया है। 6 नंबर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल, और 7वें नंबर पे ग्लूटामिक अम्ल। यानी 6 नंबर और 7 नंबर दोनों एक जैसा होना चाहिए, समझ में आया ना। लेकिन होता क्या है ना कि बाकी सब 5 जो है शुरुआत का ठीक ठाक होता है, बाकी का 5 जो है शुरुआत का ठीक ठाक होता है। एक बदल जाता है 6वें पोजीशन वाला। 6वें पोजीशन पे क्या होना चाहिए बताएं, ग्लूटामिक अम्ल। हो क्या जाता है, वैलिन। बस इसी के चलते केवल 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक अम्ल होने के बदले जब वैलिन हो जाएगा ना, तो हम लोग प्रभावित हो जाएंगे किससे, सिकल सेल अनीमिया से। हम लोगों को सिकल सेल अनीमिया हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो सिकल सेल अनीमिया कैसे होता है ये हम लोगों को फिगर में बताया गया है। अगर इसका इनहेरिटेंस करके देखना हो, कैसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं, हम लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और देखें वो उसको हम यही बता देते हैं। मान के चलें कि एक जनक है, जनक में पिता जो है ना, पिता के पास इस तरह का जीन है HbA और HbA। कैसा जीन है, HbA, ठीक है। और माता के पास जो है ना, माता के पास मान के चलते हैं जीन कैसा है, HbS और HbS। समझ में आया ना। माता जो है वो प्रभावित है। माता किससे प्रभावित है, सिकल सेल अनीमिया से।
तो सपोज दैट कि ये वाला HBA अगर इस HBS से मिल गया तो संतानें कैसी होंगी बताएं? HBA HBS, समझ में आया ना? HBA HBS अगर ये दोनों मिल गया तो इससे क्या बनेगा? HBA HBS, समझ में आ रहा है ना? मतलब चारों मिला लेंगे हम लोग तो रिजल्ट यही मिलने वाला है, रिजल्ट यही मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में बीमारी वो दिखेगी नहीं, क्योंकि ये जो है हम लोग देख रहे हैं एक जीन जो है क्या है, नहीं है, एक जीन जो है वो अब्सेंट है, सिकल सेल एनीमिया वाला एक ही जीन है। ये कब बीमारी दिखेगी हम लोगों को बताएं? HBS और HBS की कंडीशन में, समझ में आ रहा है ना? तो इसको अलिंगी अप्रभावी रोग कहा जाता है। किसको? सिकल सेल एनीमिया को। सिकल सेल एनीमिया को हम लोग क्या कहते हैं? अलिंगी अप्रभावी रोग कहते हैं। इस कंडीशन में जो है ना व्यक्ति पीड़ित होगा किससे बताएं? सिकल सेल एनीमिया से, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बाद क्या दिया हुआ है? थैलेसीमिया दिया हुआ है। तो थैलेसीमिया जो है वो कितने प्रकार का होता है बताएं? थैलेसीमिया जो है एक होता है हम लोगों का बीटा थैलेसीमिया और एक और होता है कौन सा? अल्फा थैलेसीमिया। याद रखेंगे कौन कौन सा थैलेसीमिया होता है? दो तरह का, एक अल्फा और एक क्या चीज़? बीटा। ये जो अल्फा थैलेसीमिया है ये अल्फा ग्लोबिन में कमी के चलते होता है। अल्फा ग्लोबिन की श्रृंखला का उत्पादन अगर प्रभावित होगा, ये अल्फा बीटा क्या है समझ में आ रहा है कुछ? क्या है ये? हम लोगों का जो आरबीसी बनता है, हम लोगों का जो आरबीसी बनता है ना, इसमें 4 तरह की चेन जुड़े होते हैं, 4 तरह की श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। 2 होता है उसमें क्या चीज़? अल्फा श्रृंखला, समझ में आ रहा है ना? 2 जो है उसमें कौन सी श्रृंखला होती है बताएं? अल्फा श्रृंखला, ठीक है ना? और 2 जो है उसमें होती है बीटा श्रृंखला, समझ में आ रहा है ना? ये चारों मिल के 2 और 2 कितना हो गया? ये चारों मिल के बनाते हैं हमारा क्या चीज़? आरबीसी या हीमोग्लोबिन, जो भी है, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन अणु होते हैं, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो चारों अणु हैं कौन कौन हैं वो बताएं हम लोग जरा। 2 जो है उसमें से अल्फा श्रृंखला वाले और 2 जो है उसमें से कौन? बीटा श्रृंखला वाले, समझ में आ रहा है ना? तो दोनों जो है ये मिल के हमारे आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। अगर अल्फा वाले श्रृंखला में बदलाव होता है तो उससे होने वाले थैलेसीमिया को क्या कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा वाले में बदलाव होता है तो उसको क्या कहेंगे? बीटा थैलेसीमिया कहेंगे, समझ में आ रहा है ना? और इसके जो जीन होते हैं ना, इसके जो जीन होते हैं कौन से वाले गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं? 16 वाले गुणसूत्र पर। देखें किसके? अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के गुणसूत्र संख्या किस पर होता है? 16 पर होता है। अगर वही बीटा थैलेसीमिया का पूछा जाए तो देखें बीटा थैलेसीमिया वाले जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र संख्या कितना पर होते हैं? 11 पे होते हैं। गुणसूत्र संख्या किस पर होंगे? 11 पे होंगे। तो इसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है ना वो ठीक से नहीं बन पाता है, इसलिए इस बीमारी को भी हम लोग अनीमिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीमिया। और अनीमिया का लक्षण क्या होता है बताएं जरा हम लोग। अनीमिया में व्यक्ति अगर थोड़ा सा काम करेगा जल्दी थक जाएगा, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा काम करने के बाद भी जल्दी थक जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे थैलेसीमिया को। अब थैलेसीमिया के बाद जो है हम लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा? गुणसूत्रीय विकार। देख रहे हैं ना? अब मेंडलीय विकार समाप्त हुआ, अगले दिन से हम लोग कौन पढ़ेंगे? गुणसूत्रीय विकार पढ़ेंगे। तो गुणसूत्रीय विकार को हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है?